बहुत बहुत थैंक यू सर, इतने बिजी शेड्यूल में आपने सभी बच्चों के लिए समय निकाला। बहुत बहुत आभारी हैं सारे बच्चे आपके। अभी 29 बच्चे अपने डूंगरपुर, उदयपुर और बीकानेर से जुड़े हुए हैं सर, 3 जिलों से। और और चौथे सर आप हैं जो गंगानगर हनुमानगढ़ से हमारे साथ हैं, यानी 4 जिले मिलकर आज एक अच्छी हास्य के रंग। जैसा कि सभी बच्चे जानते ही हैं कि आप हंसी के बादशाह हैं। मैं आपको बता दूं कि ख्याली जी सर हैं जिन्होंने हास्य कलाकार के रूप में आपने बहुत अच्छी पहचान बनाई है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि 20 देशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। आज हास्य कलाकारों की जो दौड़ है उसमें उनका नाम अदब से लिया जाता है, और वो है ख्याली जी सारण जी, आज हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप 18 एसपीडी बड़ोपोल हनुमानगढ़ से अ, संपर्क रखते हैं, वहां से हैं। वैसे हम सब राजस्थानी हैं, राजस्थानी भाषा को लेकर भी बहुत अच्छा कैंपेन चला रखा है सर ने, उसके लिए भी प्रयासरत है। तो मैं तो इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, हंसी के अंदाज में सर ही अपनी एक सर छोटी सी जीवनी सर बताएं। बच्चे बड़े डीमोटिवेटेड रहते हैं कि सर हमारे सामने ये समस्या आती है, हम ये नहीं कर पाते, हमारे सामने ये समस्या आती है। तो सर आपका जो संघर्ष है बहुत ही खतरनाक संघर्ष रहा है। मैंने आपकी जीवनी पढ़ी है सर, कि एक चौकीदार, गंगानगर शुगर मिल्स में एक चौकीदार की नौकरी करते करते आज 20 देशों के अंदर हास्य के रूप में आप अपनी कला को बिखेर रहे हैं। तो सर प्लीज मैं आपसे चाहूंगा कि आप ही अपनी जीवनी बताएं सर। सर आप जितने मेरी तारीफ कर रहे हैं, बच्चों की नजर में उठा रहे हैं, भगवान आपको उठाए बच्चों की नजर में। लेकिन आप जितनी मर्जी तारीफ, बच्चे यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मेरी शक्ल देख के इनको विश्वास ही नहीं होगा कि ये बंदा कोई, इसको किसी ने बड़ोपड़ से बाहर किसी ने जाने दिया होगा। और फर्क दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि जो ये गरीबी की झुर्रियां आपको दिख रही है, इसी को बॉम्बे में डिंपल कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए जीवनियां आप किसी की भी पढ़ें या सुने, मुझे ये लगता है कि असली पढ़ाई वो है जो आप क ख ग घ ABCD पढ़ते हैं, उससे हम सिर्फ किताब पढ़ना सीखते हैं। लेकिन किताब पढ़ने के बाद में क्या पढ़ना है ये हमारे हाथ में है, ये हमें गुरुजी या माँ बाप नहीं बताते। बोलना बच्चा सीख जाता है 3 साल की उम्र में, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए उसको सारी उम्र लग जाती है। और कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखने के लिए अगला जन्म भी लेना पड़ता है। तो मुझे ज्यादा पढ़ाई का मौका नहीं मिला। मेरा गांव है वो, जैसा सर ने बताया, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में बिल्कुल छोटा सा गांव है। एक नीम के नीचे ही हमारी क्लास में लगती थी, 5वीं का स्कूल था। तो स्कूल का नक्शा हमारे हाथ में था। जब सूरज इधर से आता था हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे, जब सूरज इधर आता था हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे। तो सैटरडे को जब बाल सभा होती थी तो मुझे शौक था डांस का, म्यूजिक का, कॉमेडी करने का, मिमिक्री करने का। तो गुरुजी मुझे खड़ा कर देते थे, यानी बाल सभा का हीरो मैं ही होता था। और पढ़ाई में आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, मैं ग्रेड से ही पास हुआ हूं ऐसा। और कराते मैंने 5वीं तक यहाँ गांव में पढ़ाई की। फिर मेरे गांव से 8 किलोमीटर दूर स्कूल है बड़ोपल, वहां मैंने 8 किलोमीटर में पैदल ही जाता था, सुबह बस की सुविधा नहीं थी। और ये बात है 85 में, 86 में मैंने वहां एडमिशन लिया था, 90 तक मैं वहां पैदल ही गया था। और मुझे इतना प्यार था पढ़ाई से, इतना प्यार था, आप बच्चे लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं 3 साल 10वीं में ही रहा। इतना तो देखिए, हम चाहे इतना पढ़े, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना हम पढ़ें उतना समझ लें, बस वही परफेक्ट है। एक म्यूजिक जब हम संगीत सीखते हैं ना, तो एक उसमें एक लाइन होती है कि एक साधे सब सधे। अगर आप एक ही सुर का रियाज करते रहोगे तो बाकी का अपने आप रियाज हो जाएगा, ऐसा मानते हैं, और ये सच भी है। तो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैंने 10वीं तक आते आते हरिशंकर परसाई का एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि अगर 70% से ज्यादा आपके मार्क्स आते हैं तो आप पढ़ाई जारी रखिए, आप किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच सकते हैं। और अगर कम आते हैं तो आप 11वीं 12वीं, फिर आप 3 साल BA या BSc BCom करेंगे, फिर आप 2 साल MA MCom करेंगे, तो आपके 7 साल जो पढ़ाई के खराब होंगे, आप 7 साल बाद भी यहीं खड़े होंगे जीरो पे। लेकिन आप 7 साल में इतने अच्छे कारीगर बन सकते हैं
कि पूछो मत। तो मैं किताब बंद करी, मगर 70% तो मेरे आने वाले हैं नहीं 7-8 साल में। और किताब बंद करी, मैं कारीगर बनने निकल गया, क्योंकि घर की हालात मुझे पता थी। मेरे पिताजी भेड़ बकरियां चराते थे, भाई मेरे मजदूरी करते थे, तो घर की हालात मुझे पता थी कि आगे मुझे पढ़ने का था भी नहीं। मैं सर श्री गंगानगर पहुंच गया। श्री गंगानगर मैंने 4-5 दिन स्ट्रगल किया, कभी रेलवे स्टेशन पे सोया, कभी गुरुद्वारे में लंगर खाया। धीरे धीरे मैंने वहां थोड़ी जानकारी बना के एक स्विमिंग पूल पे गार्ड की नौकरी, ये 1993 की बात है, 5 जुलाई 93 को मैं घर से निकला था, और लगभग 1 दिन बाद मुझे वहां गार्ड की नौकरी मिल गई थी स्विमिंग पूल में। 1 साल वहां गार्ड रहा। उस दौरान मैंने देखिए फायदा क्या उठाया। मैं स्विमिंग का गार्ड था, तो मैंने वहां रात को 9 बजे स्विमिंग जब बंद हो जाता था, तो मैंने वहां तैरना सीखा, और इतना तैरना सीखा कि मैं हाथ पैर बांध के तैर लेता था। तो भगवान से ये प्रार्थना करता था कि ये चीज जो मुझे मिली है ना, ये कभी मेरे हाथ से जाए ना। तो आज जब मैं लाफ्टर चैंपियन बन गया, मैंने अपने गांव में एक सैनिक स्कूल, ओएसिस सैनिक स्कूल बनाया है, तो उसमें स्विमिंग पूल भी बनाया है। तो स्विमिंग पूल के गार्ड की नौकरी से लेकर और स्विमिंग पूल बनाने तक का जो सफर था, वो काफी लंबा और काफी इंटरेस्टिंग रहा। और फिर मैंने वहां कपड़ा मिल में नौकरी करते हुए स्विमिंग पूल से मैं जेसीटी मिल में, एक डीपी सहारन साहब आते थे, वहां ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे जेसीटी मिल, कपड़ा मिल में नौकरी लगवा दिया था। तो वहां जब मेरी ट्रेनिंग हुई 3-4 महीने, तब भी मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, मैं गुरुद्वारों में मैं रहा, कभी किसी पार्क में सोया। ऐसे करके मैंने 1.5 महीना टाइम पास किया। कभी एक टाइम खाना खाया, कभी कभी दोनों टाइम मिल जाता था। फिर ट्रेनिंग के बाद मेरा कपड़ा मिल में नौकरी शुरू हो गई, तो मैं थोड़ा खुश हो गया, थोड़ा सेटिस्फाई हो गया, अभी यस मेरी 2,000 रुपए तनख्वाह है और मैं एक परमानेंट लिमिटेड कंपनी में नौकरी लग गया। तो अब मैं बड़ा खुश था। तो उस खुशी को ऐसी नजर लगी कि मेरा 15 जून 94 को एक्सीडेंट हो गया। ये हाथ मेरा पूरा मशीन में आ गया। ये मेरा हाथ आप देखेंगे तो ये 13 जगह से इसके 13 टुकड़े हो गए थे, 13 जगह से ये टूट गया था। 13 महीने में एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए। कई डॉक्टर तो काम करना सीख गए थे मेघवाल जी, वो मेरे को रोज ही खोल लेते थे। कभी किसी नट लगाएंगे, कभी किसी पेच लगाएंगे, आप काम सीखो और मैं लेटा हूं बस, आपको कोई चिंता नहीं है। हॉस्पिटल का दौर था, वो भी मेरे लिए बहुत दर्द भरा, बहुत तकलीफ भरा दौर था, क्योंकि मेरे पास दवाई के पैसे भी नहीं थे, मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं था। तो मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, और टूटा है हाथ तो क्या व्याख्या ली, कहीं न कहीं फंसाए रखिए। जहां आपको मौका मिले, आप कभी भी पीछे मत हटना जीवन में, क्योंकि टेंशन को हराने का एक ही तरीका है, काम की स्पीड बढ़ाओ। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। सही बात कही सर आपने, बताया कि कहाँ से। हाँ, 13 महीने एडमिट रहने के बाद मैंने दोबारा कपड़ा मिल ज्वाइन की, और कपड़ा मिल ज्वाइन करने के साथ साथ मैंने थिएटर ज्वाइन किया, नाटक। तो मैं धीरे धीरे नाटक करता रहा, थिएटर करता रहा। 2000 तक मैंने श्री गंगानगर में कपड़ा मिल में नौकरी करते करते थिएटर सीखा। उस दौरान मुझे जयपुर स्वार कला केंद्र में, बीकानेर टाउन हॉल में भी मौका मिला, चंडीगढ़ दिल्ली भी मौका मिला। मेरा काफी अखबारों में न्यूज भी आई, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट बन गया था। मैं 2000 में चंडीगढ़ चला गया, फिर 6 साल मैंने वहां स्ट्रगल किया, वहां सीखा, एंकरिंग सीखी, कॉमेडी सीखी, और 2006 में मेरा लाफ्टर चैलेंज 2 में सिलेक्शन हो गया था। तो फिर आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मतलब मेरा एपिसोड इतना बूम गया, वो लाफ्टर शो इतना हिट गया कि मेरी पहचान बन गई थी हिंदुस्तान में। और फिर कॉमेडी सर्कस मेरा शो आया, फिर मेरी बॉम्बे टू गोवा फिल्म आई, फिर सिंग इज किंग आपने सभी ने गाना सुना होगा, तेनू दुल्ला किने बनाया भूतनी के अक्षय कुमार के साथ। तो पहले मुझे लाफ्टर शो के नाम से जानते थे कि अरे लाफ्टर वाला ख्याली आ रहा है। फिर कॉमेडी सर्कस हिट हुआ तो कहते अरे कॉमेडी सर्कस वाला ख्याली। फिर जब ये गाना आया सिंग इज किंग में, दुल्ला किने बनाया भूतनी के, तो लोग भी डायरेक्ट हो गए कि भाई साहब आपको भूतनी वाले नहीं हो। मगर हाँ जी, वो भूतनी वाले हो। तो ऐसे मेरा फिल्मी सफर शुरू हुआ। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बन गया, तो जब हम स्ट्रगल करते थे, हमें 1000-2000 रुपए मिलते थे पर डे शो का। कभी कभी शो होते थे महीने में 4-5 शो। और उसके बाद जब टीवी फिल्मों में आने के बाद मेरे डेली शो होने लग गए, मुझे 2-2.5 लाख रुपए मिलने लग गए। तो मैंने कई दिन तो गिने
जब गिने, ज्यादा गिने, तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो थूक खत्म हो रहा है, शरीर में पानी की कमी आ जाएगी। तो फिर मेरे गांव में ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट द्वारा संचालित होने वाला हिंदुस्तान का पहला ही सैनिक स्कूल है, और इसी सैनिक स्कूल जो यहाँ जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहीं पे ही वो बनाया। तो ऐसा कुछ सफर रहा। बाकी आपके जैसे सवाल आते जाएंगे, मैं आपको मेरे जीवन की कहानियां सुना सुना के आपको अच्छे उदाहरण और अच्छा मोटिवेशन और अच्छी कॉमेडी सुनाता जाऊंगा। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कितना संघर्ष किया है लाफ्टर चैलेंज से पहले। मैंने सर आपके बारे में पढ़ा है कि जब आप लाफ्टर चैलेंज में गए थे उससे पहले आपने रामलीला ज्वाइन की थी। रामलीला ज्वाइन के दौरान आप फुटपाथ पर बहुत सोए, फुटपाथ से मुंबई की चमक दमक में पहुंचे, और लाफ्टर चैलेंज में मैंने ये सुना कि लाफ्टर चैलेंज का जो मौका मिला था आपको, दिल्ली के अंदर आप एक शो कर रहे थे जहां पर कुमार सानू जी काफी लेट हो गए थे, तो जब वो पहुंच नहीं पाए तो आपको माइक दे दिया था, और जनता इतनी खुश हुई कि कुमार सानू को भूल गई थी, ख्याली जी करने लग गई थी। तो वहीं पर लाफ्टर चैलेंज की जो टीम थी, क्रिएटिव टीम, वो वहां पर थी, आपको देखा और मौका मिला। क्या ये बात सही है सर? नहीं, थोड़ा सा इसमें सही है। मैं दिल्ली में, मुझे एंकरिंग के लिए बुलाया था चंडीगढ़ से कुमार शानू साहब के शो में। तो शानू साहब थोड़े से लेट थे, तो मैं जब एंकरिंग करने आया तो मैंने नॉन स्टॉप लगभग 1-1.5 घंटा कॉमेडी मेरी चलती रही, और लोग इतने हैप्पी हो गए पूछो मत। तो वहां जो म्यूजिशियन थे, ऑर्केस्ट्रा जो लेके आए थे मिश्रा जी, तो उनसे जस्ट किसी ने अगले दिन संपर्क किया बॉम्बे से कि सर हमें कुछ कॉमेडियन मिमिक्री आर्टिस्ट चाहिए, क्योंकि आप तो ऑर्केस्ट्रा पूरे हिंदुस्तान में बड़े आर्टिस्टों के साथ, कुमार सानू, सोनू निगम के साथ उनका बैंड जाता है, तो आप हमें कुछ 2-4 ऐसे आर्टिस्ट बताइए। तो उन्होंने कहा जी रात ही एक लड़का नया ही लॉन्च हुआ है, ख्याली नाम है, चंडीगढ़ से आया था, और उसने 1.5 घंटा इतना दिल्ली को हंसाया कि लोग मतलब सानू दादा को भूल गए और उसी को हंसते रहे, तो आप उसको बुलाओ। तो ऐसे करके मुझे मेरा नंबर उनको मिला, और उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, और मेरा ऑडिशन हुआ, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया, तो बॉम्बे लाफ्टर शो में मुझे मौका मिला। सही है। यानी मैंने सही पढ़ा सर? जी आपने बताया था कि मैं नोट गिनता था तो थूक लगाते लगाते मतलब अंगुलियां दुखने लग गई थी, इतने नोट थे। तो मैं आप सबको बता दूं कि सर नहीं पढ़ पाए पूरी तरीके से, पारिवारिक परिस्थितियां बहुत जैसी भी विकट रही, लेकिन आज इन्होंने अपने दादाजी स्वर्गीय श्री चौधरी रावत राम जी सारंग के नाम से ट्रस्ट बनाई है, और उसके माध्यम से सैनिक स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, और एक ऐसे गांव में जहां पर एजुकेशन नहीं थी। सर बता रहे थे कि जैसे जैसे सूरज बदलता था वैसे वैसे हमारा क्लास रूम बदलता था छाँव के साथ साथ। तो वो ट्रस्ट बनाया, और अभी आप सर एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी है, ब्रांड एम्बेसडर भी है। सर एनिमल्स एक्टिविस्ट, ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते सर क्या बताएंगे? देखिए सर, हमें प्रेम हर चीज से होना चाहिए। जो भगवान ने जो चीजें बनाई है, पेड़ पौधे, पत्तियां, जीव जंतु, पक्षी, पशु, जितने भी चीजें बनाई है, तो उसमें से हम भी एक जीव है। बस फर्क इतना है कि हम बोलते हैं, हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं, हमारे अंदर थोड़ा दिमाग ज्यादा है, इसलिए हम घर बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं भगवान ने सबको दी है। अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरा घर है, वहां पे कबूतर ने अंडे दिए, तो मैं उन कबूतरों के लिए वहां दाने डालता था, ताकि उनको बेचारों को भटकना ना पड़े, वो वही दाने खा लें और वही वो अंडे अपने अंडों की रखवाली करे। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो गए, तो जैसे उनका डेली जो एक आलना उनका बना हुआ था ना गमले के अंदर, तो डेली साफ करना, ताकि वो बच्चों को गिल्ली जगह पे कोई दिक्कत ना आए। वो जो कबूतर आते थे उनको खाना, वहां दाने डालना, उनको पानी रखना, इससे हमारा कुछ नहीं जाता। ये हमें बेले टाइम में करना है, क्योंकि बेले टाइम में अक्सर क्या होता है, जो आपकी एज के जो बच्चे हैं 17, 18, 20 साल की एज के, वो क्या करते हैं, बेले टाइम में बियर का सहारा लेते हैं, सिगरेट का सहारा लेते हैं। ये एक अपना मजा है। अच्छा, कोई सत्संग का सहारा लेता है। शुरू से बचपन में मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं 8-10 साल के, भजन कीर्तन करते हैं बहुत अच्छे, उनका अपना एक मजा है। और किसी की सेवा करना, चाहे किसी पक्षी को दाना डाल दिया, आपने गाय को रोटी दे दी, अड़ोस पड़ोस में कोई गौशाला है वहां पे आप चले गए 10 मिनट, आधा घंटा के लिए, इसका एक अपना ही मजा में। आप आए हो ना, आप कभी इमिटेट मत हो, आप कभी दूसरों के साथ कंपटीशन में मत फंसो, आप जिंदगी के मजे लो। जिंदगी के मजे लेने के बहुत तरीके हैं, कि आप सबसे सस्ता तरीका, सबसे अच्छा तरीका, आपके गली में जो आवारा पशु है उनके देख लो, कोई टूटा फूटा तो नहीं,
तो नहीं है, उनको कोई चारे की व्यवस्था की जरूरत तो नहीं है, पर इतने में इंसान खुश हो जाता है, इतने में खुश हो जाता है। तो ये एनिमल्स है, ये भी बेचारे जीव जंतु ही हैं, हमें इनसे भी जुड़े रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमारी प्रकृति को इस बचाने के लिए जितना पशुओं का, पक्षियों का हाथ है, उतना और किसी को नहीं। मुझे आज भी याद है, चौथी क्लास में मैंने साइंस में पढ़ा था कि बीज किस तरह से फैलता है। तो उसमें एक कारण ये भी था कि एक पक्षी उसको चोंच में लेके और खाना खाता है, और फिर वो कहीं जाके बीट के जरिए डाल देता है, तो वही वो बीज अंकुरित हो जाता है। उसमें 4-5 पार्ट थे कि नारियल वगैरह नदी में गिर जाते हैं, वो गिरते हुए आगे चले जाते हैं, बीज बन जाता है। तो ऐसे सर यही तो हमारी सृष्टि को बचा के रखे हुए हैं, इनको भी हम बचाना चाहिए। सही है सर, बहुत अच्छी सोच है। इसी सोच को हमारे कुछ बच्चे जो जुड़े हुए हैं द नेचर करके बीकानेर में एक ग्रुप चला रहे हैं, जो हर वीक प्लांटेशन करता है। और इस लॉकडाउन में गायों को खूब सारा चारा भी डाला है और अभी भी जारी है। 12 तारीख आज लास्ट डे है, मतलब आज जाके वो कंप्लीट करेंगे इसको। तो हाँ, जीव जंतुओं से हमारी संस्था भी जुड़ी हुई है और हम निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी ऑनलाइन के माध्यम से। डूंगरपुर, उदयपुर, दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, द सक्सेस कोचिंग चलाते हैं डूंगरपुर में। हम दोनों ने मिलके, मेरी पोस्टिंग 6 साल डूंगरपुर रही है, तो हम दोनों ने मिलके लमसम 180 सिलेक्शन दिए है डूंगरपुर में, 180 लोगों को रोजगार दिया है। और अभी बीकानेर में हमारे साथ में राजेंद्र गुप्ता जी हैं, भीम पाठशाला नाम से निःशुल्क शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, जो बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाएं में प्रतिनिधित्व देता है। उसमें अभी 4 बच्चों को एलडीसी लगा है, एक आपके गंगानगर लगा है, हमारे बीकानेर का। 4 बच्चे सिलेक्शन दिए हमने। बहुत बढ़िया। फुर्सत ही है हमारे बीच में। और कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से तो जरूर, कोई भी क्वेश्चन। आपने सर के बारे में, मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, सर ने पूरा बता दिया है। कोई क्वेश्चन आप में से कोई पूछना चाहता है तो प्लीज। प्रशांत। जैसे कि लगभग, नमस्ते सर, पहले तो हेलो। नमस्ते। और जैसे कि सर, नॉर्मल जो भ्रांति है कि हमारे यहाँ के लोग जाना नहीं चाहते, परिवार वाले कि कोई कलाकार नहीं। नॉर्मल हमारे यहाँ भ्रांति है कि काम करो, पेट भरो, खत्म करो, या फिर कोई सरकारी नौकरी ले लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो। तो आपका तो चलो ठीक है, अगर आपके परिवार वाले आपको देखकर चलो समझ गए होंगे कि हाँ ठीक है, मेरा बच्चा इसमें करना चाहता है तो कर लेंगे। लेकिन समाज में एक और विचित्र प्राणी भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिश्तेदार, पड़ोसी। तो उनसे आप कैसे बचे? मतलब उन्होंने भी आपको डिमोटिवेट किया होगा कि अरे ये सही नहीं है, जॉब कर लो, उसमें कहाँ स्कोप है। तो उन इंसानों से आपने कैसे सामना किया? बहुत अच्छा सवाल है। मैं एज ए मोटिवेटर काफी टाइम से भी काम कर रहा हूँ। तो ये जो मैं आरएस की या आईएएस एकेडमी में क्लासें लेता हूँ, आईपीएस एकेडमी में क्लासें लेता हूँ, वहां पे इस तरह के सवाल करते हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट सर, और आपकी लाल टी शर्ट और लाल कैप, इतना वो लग रहा है जैसे आप अभी भी खूनदान करने जाओगे बस शो के बाद। भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो जो एक एनिमल्स वाली बात अधूरी रह गई थी कि हम ना इंसान जो हैं, हमें अपना मकसद नहीं पता कि हम क्या करने आए हैं दुनिया में। हो गया तो बस ठीक, मैं लाफ्टर चैंपियन बन गया तो ठीक है, नहीं बन पाता तो कहीं कपड़ा मिल में मजदूरी कर रहा होता। मैं पैदा हुआ था तो मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं धरती पे पैदा हो रहा हूँ और मुझे लाफ्टर चैंपियन बनना है, किसी का नहीं होता। हमें हर जगह से सीखना चाहिए। पता नहीं कौन सी चीज सीखी हुई हमारे काम आ जाए और वही हमें करियर बना दे। देखिए जितने औजार बने हैं ना दुनिया में, वो पक्षियों की चोंच की नकल से बने हैं। तोता रेंज, पाइप रेंज, पेचकस, प्लास, पाना, जितने भी औजार बने हैं, जो नट बोल्ट खोलने वाले, गाड़ियां बनाने वाले, पुर्जे बनाने वाले, वो औजार सारे पक्षियों की चोंच की नकल से बने हैं। उससे हमने सीखा है। हम क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं गुरुद्वारा बना बैठे। हमने जात अच्छी पक्षियों की कि मंदिर से उड़े तो मस्जिद पे जा बैठे और मस्जिद से उड़े तो मंदिर पे जा बैठे। क्या बात है सर। अब रही बात कि घर वाले इस बात के लिए नहीं मानते। आपको किसने कहा कि मेरे को सपोर्ट किया था कि यस तुम नाटककार बनो, थिएटर आर्टिस्ट बनो, टीवी में जाओ, फिल्मों में जाओ? नहीं, मेरे सबसे बड़ी कमी यही थी, दिक्कत यही थी कि मेरे घर वाले इस बात को अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि मैं जाट परिवार से बिलोंग करता हूँ और हमारे चौधरी होने के नाते सबसे पहले ये दिक्कत थी कि ये तो मिरासियों का काम है, ये तो बांड मिरासी करते हैं, ये तो बोपा करते हैं, ये थोड़ी है, वो थोड़ी है, नाटक बंद कर।
मैं कहा जी क्यों बंद करूं? बोला तेरा रिश्ता नहीं हो रहा है। मैं कहा जी रिश्ते से नाटक का क्या लेना देना? बोला जी लड़के वाले आते हैं, लड़का देखने का, लड़का क्या करता है जी आपका? लड़का हमारा नाटक करता है जी, तो दूसरा आते ही नहीं। तो मैं उनको 2-3 साल समझाया, मैं कहा मेरे को नाटक करने दो, मैं धीरे धीरे सीखूंगा, मैं कभी मौका मिलेगा टीवी में, फिल्मों में पहुंच जाऊंगा। तो एक दिन डैडी बॉस मेरे डिस्कवरी चैनल देख रहे थे, मेरे को बुलाया, कहता इधर आ, अब तो ये जानवर भी टीवी में आने लग गए, तू कब आएगा? इसमें टाइम बहुत लगता है। एक बात सुनिए, मैं 5-7-93 को घर से भाग गया था, क्योंकि मुझे भी घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। मेरी उम्र 17 साल थी मात्र, मैं सबसे छोटा था घर में, लाडला था, मजदूरी करते थे, है ना, लेकिन इस चीज के लिए अलाउ नहीं था। लेकिन मैंने रामायण से ये चीज सीखी है कि जब लव कुश भगवान राम से विद्रोह कर सकते हैं, तो खाली राम अपने बाप से क्यों नहीं विद्रोह कर सकता? मैं कहा मैं बनूंगा, मैं बन के दिखाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा। अच्छा, उस दौरान जब मैं कपड़ा मिल में था, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा, जब भी मेरा अखबार में नाम आता था, तो वो कहते थे, ओए ओ देख, देखो ये नाटक करता है, ये फोटो खिंचा ले, ये बॉम्बे चला जाएगा, फिर हाथ नहीं आएगा। जब मैं फुटपाथ पे सोता था या कहीं भी मैं रह रहा था, वहां पे भी कई जान पहचान के मिल जाते थे, जिनको बताता था नाटक का, तो ओए ओ नाटक कर रहा है, ये ख्याली है, ये बॉम्बे चला जाएगा, ये जॉन इब्राहिम बनेगा, ये शाहरुख खान बनेगा, ये फोटो खींच ले, फोटो, ये बाद में हाथ नहीं आएगा। तो दोस्त ये क्या होता है, ये भगवान खुद हमारी परीक्षा लेने के लिए इस तरह के कैरेक्टर डेवलप करता है हमारे आसपास, कि ये बंदा हार मानता है या नहीं मानता है। आप बताइए किसने परीक्षा नहीं दी? अटल बिहारी वाजपेयी ले लीजिए, मनमोहन सिंह ले लीजिए, इंदिरा गांधी ले लीजिए, आप जितने महापुरुष पढ़े, कबीर जी को आप पढ़ लीजिए, आप सुदामा को पढ़ लीजिए, किसने परीक्षा नहीं दी? परीक्षा राजा हरिश्चंद्र को पढ़ लीजिए आप, किसने परीक्षा नहीं दी? परीक्षा ये परमात्मा खुद लेता है, ये देखता है कि ये छोड़ छोड़ के भाग जाता है। आज मेघवाल जी और इनके दोस्त का जो नाम बताया, ये डटे हुए हैं कि हमें लोगों को नौकरी लगाना। इनका काम तो कंप्लीट हो गया ना जब ये नौकरी लग गए, लेकिन अब इनका मकसद क्या है कि अब हम लगे, ठीक है, हम रोजगार सेट हो गया, अब हमें लोगों को नौकरी लगाना है। बहुत दिक्कत आएगी, मेरे जैसा खड़ा ही कह देगा ये है लगाने वाला, ये लगा देगा, या ये अपने अपने को लगाता है, ये करता है। वो भगवान खुद ऐसे करेक्टर भेजता है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि ये हार मानता है, ये डटा रहता है। अब जो डटा रहता है 2-4 साल 5-10 साल तपस्या करता है, तभी भगवान मिलता है। सर ऐसे तो कैसे मिलेगा? तो वो उन चीजों पे ध्यान मत दो, उनको आप इग्नोर, जैसे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, सेम उसी तरह आप उनको इग्नोर करो, ठीक है? वो बातें छोड़ो और आप अपना जो मेन मकसद है, जो टारगेट है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। देखिए जरूरी नहीं कि आप सारे लाफ्टर चैंपियन बने, हो सकता है आप में कोई फुटबॉलर बहुत अच्छा हो, कोई वॉलीबॉल का प्लेयर बहुत अच्छा हो। अच्छा, आपने पढ़े, आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, और आपका कंपटीशन की तैयारी में नहीं सिलेक्शन हुआ, तो आपको 5 साल हो गए ना तैयारी करते हुए, आप तो खुद लेक्चरर बन गए, आप तो खुद टीचर बन गए। आप लोगों को करवाइए ना सर तैयारी, कौन रोक रहा है उसको? पैसे भी कमाइए, नाम भी कमाइए, लोगों को जॉब भी दिलाइए। जो कई बार हम खुद नहीं कर पाते हैं, वो काम हम इतने बड़े कोच बन जाते हैं कि हम दूसरों से वो काम करवा लेते हैं। सही बात। दुनिया में बेकार नहीं है सर, नुकसान नाम की चीज है ही नहीं। या तो आदमी को फायदा होता है या आदमी सीखता है। आप उस दौरान भी सीखते हो कि ये जो टोंट मार रहे हैं, कमेंट्स मार रहे हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। जिस दिन आप अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे, उन लोगों को खुद ही जवाब मिल जाएगा। सही एकदम सही कहा सर आपने। मेरे साथ भी बहुत हुआ है। मैं भी आपकी तरह सर आपका चैलेंज का ऑडिशन दे चुका हूँ। उस समय मैं 11th में था और मैं भी मिमिक्री कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। अब तो इतनी प्रैक्टिस रही नहीं है, कभी कभी क्लास में बच्चों का एंटरटेनमेंट कर देते हैं। आपकी तरह मैं भी हंसा देता था दूर करने के लिए। तो मेरे साथ भी हुआ था सर। मैं अपना वाक्य बताता हूँ कि मैं जब जॉब नहीं लगा था, मैं 12th के बाद में मेरे पिताजी एक मजदूर थे, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैंने कोचिंग शुरू कर दी थी। 10th क्लास के 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाता था मैथ। तो पढ़ाते पढ़ाते क्या है कि काफी भीड़ हो गई थी, 101 बच्चे हो गए थे। तो पड़ोसी ये कहने लगे थे, ये बच्चा तो खराब हो गया यार, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, ये खराब हो गया, ये अब क्या करेगा। इतने में क्या हुआ, मेरे से जो डाउन अर्थ थे, वो कोचिंग जा रहे थे, वो जॉब लग गए। अब जॉब लग गई तो अपन तो जॉब नहीं लग पाए। तो जैसे ही कोई रिजल्ट आता तो घर पे कोई ना कोई आ जाता, अरे आपके बच्चे का क्या हुआ। अब पेरेंट्स भी बड़े डिप्रेस हो जाते हैं और मेरे को कहते हैं, तू कर क्या रहा है,
फिर सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ा रहा है इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा, जबकि उनको ये पता नहीं था कि ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरा काम चल रहा था। और जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए अकाउंटेंट, मैं 4-5 जॉब में लग गया था एज ए अकाउंटेंट। जब मेरा रिजल्ट आया रात को 8 बजे, तो मेरी माता जी गेट के पास खड़ी थी रात को, सर्दी का टाइम था, 8 बजे अंधेरा हो जाता है। वो खड़ी थी और वो गली में देख रही थी कोई आए और मैं कहूँ कि मेरा बच्चा आज जॉब लग गया है। वो वाकया सर मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत इंटरेस्टिंग जो था कि माता जी उस दिन गेट पर खड़ी ये देख रही थी और इतने में क्या सामने पड़ोसी का गेट बजा, उन्होंने रात को 8 बजे सर्जन करके भाई कैसे आना हुआ कि मेरा बच्चा जॉब लग गया। और अगले दिन सुबह 8 बजे मम्मी ने चाय बना के तैयार रखी थी कि भाई बच्चा जॉब लग गया, कोई आए मैं चाय पिलाऊं। उस दिन कोई पूछने नहीं आया था आपका बच्चा आज क्या कर रहा है, क्योंकि वो न्यूज सबके पास थी रात भर में। तो जी सर जी होता है कि जब सफलता नहीं मिलती है तब। जी। एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे कामयाब होने के पीछे सबसे ज्यादा हाथ उन्हीं लोगों का होता है, क्योंकि उनके चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं तभी हम कामयाब हो पाते हैं। अगर वो उनकी बातों से अगर हम नहीं चैलेंज स्वीकारते तो शायद हम कामयाब नहीं हो पाते। धन्यवाद ऐसे जो निंदक होने चाहिए हमारे। नहीं मैं आप ही की बात की तरफ आ रहा था सर, मैं भी यही इसी तरफ आ रहा था। निंदक होने चाहिए सर, सही बात है। और किसी का क्वेश्चन प्रशांत की तरह? अवनी जी है हमारे पास, प्रांजल जी है। हाँ जी प्रांजल जी, कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन आने दो सर, सर वेट कर रहे हैं, टाइम नहीं है सर के पास और महत्वपूर्ण समय दिया है बहुत। प्रांजल कोई क्वेश्चन? हेलो सर। जी हेलो नमस्ते सर, मेरा नाम हेमंत है, बीकानेर से। जी। मैं बॉक्सिंग का प्लेयर हूँ। हनुमानगढ़ भी आया था, राजीव गांधी स्टेडियम में ये वुशु के टूर्नामेंट हुए थे, उस टाइम ऑल इंडिया सिलेक्शन हुआ था। तो सर मेरे साथ भी ये हुआ था। फर्स्ट टाइम जब खेलने गया, पहले फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, 1-2 मेडल लगे तब पढ़ने लगे। तो प्रैक्टिस करते थे, वो कहते हैं ना कि कुदरत आपकी मेहनत का जर भी जाया नहीं जाने देती। तो वैसे ही सर धीरे धीरे स्टार्ट किया। अभी एक लेवल पे हैं, और स्विमिंग में भी सर बटर स्टॉक सेकंड लेवल रहा है राज्य स्तर पे, और बहुत सारे गेम भी खेल रहे हैं। अभी बॉक्सिंग सर चल रहा है, साथ में बीपीएड कंप्लीट किया है। तो सर जिस टाइम स्टार्ट में कर रहे थे उस टाइम काफ़ी जैसे प्रेशर रहता है फैमिली वालों का, पापा टीचर रहते थे तो टीचर का, लेकिन नहीं गेम करना है, गेम करना है। धीरे धीरे करते करते फिर सर्टिफिकेट आए, उसके लेवल पे अभी अच्छा हुआ। जो चीज़ आपने बताया कि हाँ एक ही चीज़ अपन करते रहते हैं, तो प्रैक्टिस की तो अभी ये है कि हाँ अच्छे लेवल का कम से कम 15 से 20 बच्चे हैं। उनको स्टेडियम में, बीकानेर में पन्नी सिंह स्टेडियम, वहाँ पे हम सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिस करवाते हैं, शाम को करवाते हैं। साथ में बहुत बढ़िया। कोई सवाल आ रहा है आपके दिमाग में, वो बताइए। दिमाग में सवाल ये सर बताओ। सर जिस टाइम अपन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो नेगेटिविटी होती है उसको दूर कैसे रखते हैं? तो नए बच्चे भी काफ़ी पूछते हैं कि सर हम कर लेंगे क्या, हम कैसे करेंगे हम। सर देखिए ये बहुत अच्छा ना, नेगेटिविटी सिर्फ स्टार्ट में नहीं होती, हर जगह नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हम थोड़ा सा दौड़ते हैं सांस फूल जाता है ना, वैसे नेगेटिविटी डेली हमारे साथ रहती है, डेली। क्योंकि हम इतने सहनशील नहीं होते। हमें कोई माँ की गाली देता है, हम सामने मी टू बोलते हैं, उसको भी गाली देते हैं, हम सहनशील नहीं होते। वो भी नेगेटिविटी है ना, हमारे साथ ये डेली होता है, सबके साथ। तो नेगेटिविटी का क्या होता है, देखिए हम जब वही जो सबसे पहले बात चली थी ना कि जब हम फ्री हैं, तो हमने मान लो पास की गौशाला में चले गए, हम फ्री है, हम किसी छोटे बच्चों को मोहल्ले को पढ़ाने लग गए। तो हम वो चीजें जब हम थोड़ा धर्म कर्म में रहेंगे, थोड़ा हम सोशल वर्कर रहेंगे, तो हमारे उसको कोई देख नहीं रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भगवान देख रहा होगा या उसका पुण्य मिलेगा या ये वो मिलेगा। इसका पुण्य कैसे मिलता है कि ऐसे छोटे छोटे काम करने से हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिविटी अपने आप ही दूर हो जाएगी, है ना। तो हमारे आसपास में हमने देखा कि आज संडे है, हम फ्री हैं, 10 लड़कों ने हमने अपना ग्रुप बनाया, और मोहल्ले में एक स्कूल है, मोहल्ले में एक बिजली बोर्ड का ऑफिस है, वाटर वर्क्स है हम लोग, और वहां गए झाड़ू लेके, कसिया लेके, कुल्हाड़ी लेके, और पूरे 3-4 घंटे वहां पे सेवाएं करी, बढ़िया साफ सफाई करी, पानी पिया, मुंह हाथ धोया, घर आ गए। अब आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला, कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाला, तो 3 घंटे आपने काम किया है, उससे आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी कि नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अदरवाइज वो 3 घंटे आप क्या करते, किसी न किसी के साथ फोन पे लल्ले मारते, ऐसे टाइम पास करते, वहां से कोई बातें निकल जाती, वो सुरेश के तो 90% आ गए,
हाँ यार वो बहुत कमीना है, वो रात को पड़ता घूमता रहता है ना। और ऐसे ही चलती लड़की को, ओए ओए देख तुम भाभी जा रही है, भाभी भाभी को बेचारे को पता ही नहीं कौन है। तो ये नेगेटिविटी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप सोशल बनिए, आप अपने समाज के लिए भी कुछ करिए। जी सर, थैंक यू सर। सही बात की सर, सोशल हम कर रहे हैं आज नौकरी के साथ, तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। लोग कहते हैं मेडिटेशन कीजिए, हम कहते हैं कि सामाजिक का सोशल वर्क कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारी भीम पाठशाला ने इस लॉकडाउन के अंदर लमसम 61 या 62 दिन जो जरूरतमंद थे उनको भोजन प्रोवाइड करवाया, राशन किटें प्रोवाइड कराई। तो इस लॉकडाउन में जो जो लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, और हम क्या है कि हम खुद हंस रहे थे, खेल रहे थे, टीम वर्क था हमारे पास, बहुत अच्छा रहा। उसके साथ ही हमारे राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, जो उस टीम का एक हिस्सा है मैनेजमेंट के मेरे साथ ही। राजेंद्र जी कुछ क्वेश्चंस ख्याली सर से पूछना चाहते हैं तो प्लीज। लगता है हाँ जी मेरी आवाज को सुन नहीं पा। हेलो। जी जी आगे सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। और सर कैसे हो? बहुत बढ़िया, देखो बहुत स्मार्ट भी हूँ मैं। एक कहता है ना कि हंसी के लिए सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए फेस, और वो आपके लिए पास सबसे पहले है कि आपके जी जी, फेस देखते ही लोगों को हंसी आ जाए। हाँ थैंक यू सर। और मदन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे रूबरू होने का मौका मिला। सर ये ऐसे ही है मदन भाई, मैं बहुत समझाता हूँ इनको भी ऐसे काम मत किया करो, ये कर लेते हैं, कोई नहीं, माफ करो इनको, छोड़ो भाई अपना। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी। एक सुनने में आता है कि अंगूर खट्टे होते हैं, लेकिन असल में तो खट्टे तो नींबू होते हैं। हाँ हाँ, असल में तो खट्टे नींबू होते हैं, सही बात है। हाँ, अब इसी को आप कोई हंसी के साथ। सर अंगूर खट्टे कहाँ होते हैं कि जो चीज को हमारी इच्छा होती है पाने की और वो जब हम नहीं पा सकते तो वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो अभी तो सर नींबू खट्टा है, वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जितने हमारे डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब यही बता रहे हैं कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज है खट्टे फल। और नींबू दिन में 2-3 बार पूरे परिवार को भी आप पिलाया करो, और वो अच्छी में तो खट्टा नींबू ही है, वही हमारे शरीर के लिए पॉजिटिव है, काम की चीज है। और अंगूर खट्टे उनके लिए जिनका काम हो नहीं पाता, और काम उन्हीं का नहीं हो पाता है जो त्याग नहीं करते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, जो तैयारी नहीं करते हैं, उनके लिए अंगूर हमेशा खट्टे रहते हैं। जो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए अंगूर हमेशा मीठे रहते हैं। दिनेश जी सर हमारे साथ है डूंगरपुर से, बहुत बढ़िया बात की सर। अंगूर खट्टे नहीं, अंगूर तो मीठे ही है, पर टांग अड़ाने वालों के लिए हमेशा खट्टे ही रहेंगे। क्यों सर? दिनेश सर प्लीज, डूंगरपुर से है सर, सेकंड के टीचर हैं और लगे हुए हैं इस लॉकडाउन में भी। मेरी तरह मैं ऐसे ही क्लासेस लेता हूँ जैसे आज अपन सब चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। दिनेश जी भी सर रात को 12-12 1-1 बजे तक बच्चों को नहीं छोड़ते, फैमिली को टाइम कम और आजकल इन बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं, नई फैमिली क्रिएट की है इन्होंने। दिनेश जी सर मोस्ट वेलकम। ख्यालीराम और मदन सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। दिनेश मेघवाल जी सर। सेकंड ग्रेड टीचर हूँ और सक्सेस कोचिंग के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, यहाँ पे हम सेवाएं दे रहे हैं। जी जी। और लास्ट 5 साल से हम काम कर रहे हैं, 5-7 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ रिजल्ट भी दिए हैं अच्छे से, और डिवीजन लेवल रैंक भी दिए यहाँ से। तो अक्सर से हमारे ये थोड़ी सी शिकायत रहती है कि मैंने भी नोटिस किया कि बच्चे जब फर्स्ट स्टार्टिंग में जो जुड़ते हैं वो तो बहुत मतलब एनर्जेटिक रहते हैं वो, लेकिन कुछ टाइम वो वापस लूज हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल जो जिस टारगेट को बनाया इन्होंने उस टारगेट को ले रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद में ऑटोमेटिक वो ये तो होता है कि यार क्या मतलब जिस एनर्जी से जुड़े थे वो एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, मतलब है ही नहीं। तो मेरा सर आपसे यही निवेदन था, थोड़ा सा आप इनको मोटिवेट करें किस तरीके से ये अपनी कंटिन्यूटी बना रखें। ये सर बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मोटिवेट करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेघवाल जी ने बताया कि ये बच्चों की पढ़ाई में इतनी रुचि रखते हैं, रात 11-12 बजे तक क्लास लेते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। दरअसल में मदन जी इनकी फैमिली वो बच्चे ही हैं मैं वही कह रहा हूँ सर, नया परिवार बना लिया है।
दे रहे हैं वही इनकी फैमिली है। तो आपकी फैमिली बहुत बड़ी है उस प्यार के, उस आशीर्वाद के लिए, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे महानुभावों से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। दूसरा सर क्या है, देखिए मैं अभी मेरे बच्चों को पबजी गेम की आदत पड़ गई है ना, वो आदत पड़ गई, वो सब बच्चों के अंदर पड़ गई, और वो इतनी गंदी है कि पूछो मत, क्योंकि उसमें आप गेम खेलना और मरना मारना और शूटिंग करना और नकली, वो सबको अच्छा लगता है। अब जी मैंने उनको थोड़ी बहुत ट्राई करी, कोशिश करी उनको छुटवाने की, लेकिन वो छुप छुपा के फिर भी खेलते थे, रात को 1-2 बजे तक खेल रहे हैं। तो मैं उनके साथ भी बैठ जाता था, सुबह उनको 7 बजे जल्दी उठा के चाय पिला के मोबाइल पकड़ा देता था, मगर खेलो गेम। दोपहर को थोड़ा बहुत आंखें उनके बंद करते थे, मैं फिर चाय पिला के फिर शुरू करवा देता था, मगर खेलो गेम। शाम को फिर, और 4-5 दिन में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बात सब नहीं करना। तो ये अगर हम बच्चों को खेलने के लिए रोकते हैं ना सर जितनी भी बार कि नहीं ज्यादा मत खेलो, बाहर मत जाओ, उनके अंदर की इच्छा है वो दबी पड़ी है, वो हम उनकी और दबा के उनको छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, वो 5वें दिन हाथ खड़े कर देंगे कि और नहीं खेलना और नहीं दौड़ना। तो अब आपने क्या है सर, उनको पढ़ाने के लिए आपने ये दे दिया कि हाँ जी आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सारे बच्चे आपकी तरह पढ़ाकू नहीं होते, आप उनको पढ़ाइए। दिन में 24 घंटे होते हैं सर, 10 घंटे भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो बाकी जो 14 घंटे बच्चे हैं, अगर 7 घंटे सोता है बच्चा तो 7 घंटे उससे एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराइए। उसको 7 दिनों में 1 दिन एक ऐसे अच्छे टूर्नामेंट करवाइए छोटे छोटे, जिसमें वो एथलीट का भी खेलें, कोई बॉल, कोई पुराने गेम्स, कोई अंताक्षरी, कोई गायकी। कभी क्लास में एक ऐसा पीरियड रखिए जिसमें म्यूजिकली हो, जिसमें डांस हो, ताकि थोड़ा उनका ध्यान डाइवर्ट हो। संडे क्यों होता है सर? संडे इसीलिए होता है ताकि हम बाकी 6 दिन अच्छा काम कर सकें, है ना। ब्याह शादियों में रिश्तेदारों का आना क्यों होता है? ताकि 2 दिन गए बाहर, थोड़े रिफ्रेश हो गए। तो आप उन बच्चों को रिफ्रेश होने का मौका जब तक नहीं दोगे, तब तक वो बच्चे 3-4 महीने बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो डाउन होने शुरू हो जाएंगे। उनके बाद 2 दिन की छुट्टी करो, और छुट्टी ऐसी करो कि हाँ भाई कल तो आप सारी तैयारी करोगे, परसों हम फलाना प्रोग्राम करेंगे, या तो कल्चरल प्रोग्राम करेंगे या गेम्स करेंगे, और आप साथ में पार्टिसिपेट करिए, चाहे कुर्सी दौड़ी करिए यार, चाहे चम्मच में गिलास तो कांच की गोली रख के चम्मच दौड़ी करिए। ऐसे जब तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी ना हो जिसमें हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, हमारे शरीर की एक्सरसाइज हो रही है, हमारा एंटरटेन हो रहा है, तब तक हम रिचार्ज नहीं हो पाते। सिर्फ दुनिया का सबसे छोटी चीज मोबाइल को भी हमें रिचार्ज करना पड़ता है हर 24 घंटे बाद, तब वो चलता है। तो वो तो बच्चे हैं, तो आप उनको रिचार्ज करते रहिए, तो कभी वो डिप्रेशन में नहीं आएंगे, और वो एनर्जी उनकी हमेशा बनी रहेगी। और जो रिजल्ट आप 2 साल में लेते हैं वही रिजल्ट आप 1.5 साल में लेना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू। ये आज सर आपका जो मोटिवेशन क्लास है ये एज ए रिचार्ज ही है सर, आज सभी के लिए। ये सारे हमारे स्टूडेंट है, रिचार्ज के लिए मैंने आपकी क्लास रखी है आज। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और सर अब क्या है कि वेबएक्स पर 5 मिनट की गैप के बाद सर ये ऑफ हो जाएगा। अगर आप थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं सर, रेस्ट ले ले, रिटर्न फिर आते हैं। और एक बार सबसे अच्छा तरीका है, हम जब सारे, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, हम 5 भाई हैं, तो हम सारे जब फैमिली के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब डिसेंट गेम खेलना होता है तो हम केबीसी टाइप गेम खेलते हैं सारे। कौन बनेगा करोड़पति टाइप, नेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, बहुत सारे गेम है। एक सवाल आता है, फिर आप उसको जो 4 ऑप्शन है, फिर सारे जवाब देते हैं, कोई बी, कोई सी, कोई डी, सबका। फिर जो जीत जाता है, जिसका डी सही आ गया 3 बच्चों का, वो तीनों फिर वोटिंग करते हैं कि यस ये हमारा सही। तो इसमें पढ़ाई भी हो रही है और साथ साथ हम रिफ्रेश भी हो रहे हैं, हम रिचार्ज भी हो रहे हैं, हमारा एंटरटेन भी हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है जो हम पढ़ाई के साथ साथ भी एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन नहीं होगा सर, सत्संग में ही अगर कोई चुटकुला नहीं सुनाए तो मजा नहीं आता भजन सुनने का, आपको बताइए। सर से अब मेरा एक ही सवाल है कि लॉकडाउन के दौरान सर और इस कोरोना महामारी के दौरान आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, और कॉमेडी के रूप में आप बताना चाहेंगे सर क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या हुआ? कॉमेडी के मार्फत ही बताना है सर, आपको हंसाना है। दिक्कत तो सर नहीं आई लॉकडाउन का। एक्चुअली जो संडे का मतलब है वो यही होता है कि हम घरों में रहें पूरे दिन, उस दिन का पोल्यूशन इतना बचेगा। लॉकडाउन का फायदा ये हुआ कि सृष्टि अपना इलाज खुद करती है।
अब देखिए गर्मी इस बार नहीं आई, नहीं तो हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर से सबसे पहले खबरें आती थी लुओं में 4 मरे, लुओं से 5 मरे, 52 डिग्री टेम्परेचर होता था। तो ये सृष्टि ने अपना इलाज खुद किया है। अब सारे साधन बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, गाड़ियां, पोल्यूशन, धुआं, आवाज, शोर, इसकी वजह से देखो पोल्यूशन भी कितना साफ हो गया। तारे टिमटिमाते हैं, ये बच्चों को अब पता लगा है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे टिमटिमाते हुए तारे देखे ही नहीं थे। और उससे पहले वो मैडम ने, आरती जी ने एक सवाल किया था कि मैं खुद ट्राई करती रही पर सर्विस नहीं लगी और मैं मेरे बच्चों को नौकरी लगाना चाहती हूँ। तो मैडम आधा काम तो आपका हो ही गया, क्योंकि आपको जानकारी तो होगी कि नौकरी मिलती कैसे है, तैयारी कैसे होती है, आपने खुद तैयारी करी है। तो आपको आधा काम तो आपको हो ही गया। आधा काम है कि अब उनको आप जैसी कमियां आपके अंदर रही वो उन बच्चों के जो क्लास चले उसके अंदर कमी ना रहे, उनको दिक्कत ना रहे। और लड़कियां वैसे भी पढ़ाई के अंदर ज्यादा होशियार होती है लड़कों के बजाय, क्योंकि उनका उतना ही काम होता है पढ़ना या घर का काम, और लड़कों के बहुत सारे काम होते हैं। उनको घूमना भी है, उनको छुपा के कोई बीड़ी के टोटे भी इकट्ठे करने हैं, पीने भी है, लड़कियां भी देखनी है, चलती हुई लड़की भी दावा भी करना है। वो देखो तेरी भाभी जा रही है, वो बेचारी भाभी को पता ही नहीं कि भाई कहाँ का है ना। तो बच्चियां आपकी बहुत अच्छी इंटेलिजेंट होगी आपकी तरह, कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वैसे भी तीसरी पीढ़ी में आके पीढ़ियां सुधरती है। आपने ट्राई किया, आपके आगे आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया, आपने ट्राई किया, अब आपके बच्चे हैं वो जरूर अच्छा, बहुत अच्छी जगह पे नौकरी लगेंगे। आप उनकी तैयारी करवाते रहिए, और मेहनत तो देखिए हर जगह करनी पड़ती है, और हर पल को आप एंजॉय करिए जितना आप कर सकते हैं। मैं मदन जी एक जगह क्लास ले रहा था, तो मैंने बताया कि भगवान जिस भी परिस्थिति में रखे वहां पे खुश रहो। तो एक साहब उन्होंने बोला जी ये कहना बहुत आसान है पर खुश रहना बहुत मुश्किल होता है। आप रेलवे स्टेशन पे सोए तो आप कैसे खुश रहे? तो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट था। तो मैंने कहा जी देखिए मैं रेलवे स्टेशन पे सोया तो मैंने अपने आप को खुश रखा कि मैं कभी हिंदी का अखबार बिछा के नहीं सोया। कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू ट्रिब्यून, जब नीचे सोना है अखबार बिछा के सोना तो फिर इंग्लिश का बिछा के सोना। इतना स्टैंडर्ड तो रखे हम। अच्छा फिर संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा होता था, मेरे राइट में बिपाशा बसु की फोटो, मेरे लेफ्ट में प्रियंका चोपड़ा की फोटो। अब मेरी मर्जी, मैं जिधर मर्जी आई उधर अंगड़ाई लूं। खुश रहने का कोई तरीका स्पेशल नहीं ढूंढना पड़ता, जो है अपने पास उसी में खुश रहे हम। वहां बढ़िया पक्का फर्श बना हुआ, ऊपर पंखा लगा हुआ सरकारी, मुझे कोई बिल नहीं देना, एक वाटर कूलर लगा रखा सरकार ने मेरे लिए, ठंडा पानी, परमानेंट ग्राहक नहीं था। तो वो मैंने उसको घर समझा अपना। और वहां से जब मैं कपड़ा मिल में ड्यूटी जाता था रेलवे लाइन के पास तो रास्ते में मदन जी झुग्गी झोंपड़ी थी बहुत ज्यादा। हाँ सर होती है आसपास बहुत सारी। हाँ उसमें 40 लोग रहते थे, हैंडीकैप थे, एक झोंपड़ी में 10-10 लोग। मैं सोचता था यार देखो इनके पास भी कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं साफ सुथरी जगह पे सही जगह पे सो जाता हूँ। तो पहले मैं उसका धन्यवाद करूं कि मुझे भगवान ने इतना तो दिया कम से कम। हम क्या है कंपटीशन में फंस जाते हैं कि देखो जी मेघवाल जी ने जूता पहन रखा है 2000 रुपए का है, मैं 150 रुपए की चप्पल में घूम रहा हूँ। अरे पीछे देखो एक आदमी बिना पैर के भी आ रहा है। पहले हम चप्पलों में तो खुश हों, भगवान हमें कल जूते भी देगा, लेकिन हम पीछे वालों को नहीं देखते, नीचे वालों को नहीं देखते। हम हमारे से ऊपर वाले उनको देख के जलना शुरू कर देते हैं, वहीं पे ही गड़बड़ होना शुरू होता है। तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए। जरूरी नहीं है कि कामयाबी नहीं कामयाबी मिले, कामयाबी मिलती है उसका फायदा कैसे उठाएं। मान लो आपने जैसे आरती जी ने बताया वो तैयारी कर रही थी उसको नौकरी नहीं मिली, तो 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने, तैयारी करी है, उसका फायदा उठाओ ना। आप तैयारी करवानी शुरू कर दो, खुद को, लोगों को, दूसरे बच्चों को आप तैयारी करानी शुरू कर दो। और मैडम मैं आपको सच बताऊं, जो एमए में कम नंबर लेके आते हैं ना वो स्कूल खोल लेते हैं, यूनिवर्सिटी। जो बीए में कम नंबर लेके आते हैं वो कॉलेज खोल लेते हैं। जो 12वीं में कम नंबर लेके आते हैं वो स्कूल खोल लेते हैं। 10वीं में फेल हो गया तो मैंने सैनिक स्कूल खोला। तो नहीं सर, वो मैं पढ़ाने का काम तो करती हूँ सर, बच्चों को पढ़ा ही रही हूँ। हाँ बिल्कुल आप करते रहिए। देखिए मैडम आपके बच्चों में और आपके पास जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनमें कोई फर्क नहीं है।
जो भी बच्चे नौकरी लगेंगे वो आपके ही लगेंगे, है ना। तो ये खुशी जब तक हम मन में रखेंगे तब तक हमारा काम अपने आप आगे आगे होता जाएगा। अच्छा, बहुत बार है ना मैम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम आ गई, ये ब्लॉक हो गया। तो ये संडे मंडे इसीलिए होता है कि हम थोड़ा सा एक दिन के लिए रेस्ट करें, शांत रखें, कुछ सोचें, उसका मनन करें, 4 भाई बंधुओं से राय लें, फैसला लें, फिर उसके ऊपर बढ़े। क्योंकि अब दिक्कत कहीं भी आ जाती है, मेरे पास फोन आता है, कौन बोल रहा है, मैं ख्याली, कौन ट्राली, नहीं भाई साहब ख्याली, अच्छा प्याली, और नहीं भाई साहब ख्याली, थाली। अब 3 बार अगले को समझाना पड़ता है, क्या करूं मैं, खड़े खड़े प्रॉब्लम आ गई। एक भाई को मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैं भाई साहब आपका नाम क्या है, वो शुरू ही हो गया, मेरा नाम ख्याली है, तेरा क्या है, यदि नाम तो मेरा भी ख्याली है, पर मैं इतने खेल नहीं करता जितने तू करता है। तो चलते चलते कहीं भी आ जाती है। मैं चिड़ियाघर में गया, बंदरों ने हड़ताल कर दी, बोला ये आदमी बाहर घूम रहे हैं, हमें अंदर क्यों रखा हुआ है। अब बताओ क्या क्या करें उसको, लेकिन उसको शांति से सोचे, मनन करे तो बहुत चीजें हो जाती है। आज ये जो सेशन है ये मुझे कोई त्योहार से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे त्योहार ये सिखाते हैं कि हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक हैं। जब हम लिखते हैं दिवाली, अली का नाम आता है, जब लिखते हैं रमजान तो राम का नाम आता है। अली के बिना दिवाली नहीं और राम के बिना रमजान नहीं, हिंदुस्तान के वासी है हम। तो हमें हमेशा एकता, हमारा प्रेम, हमारा सपोर्ट करना हमेशा बना रहे, क्योंकि लोग डराने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। कभी पुलवामा में हमला हो गया, कभी मुंबई में हमला हो गया, लेकिन वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे उनको कामयाबी इसीलिए नहीं मिलती कि उनके मकसद अच्छे नहीं होते, है ना। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन से गुजरती है, पुरसा थरथराता हूँ, और जब से उखड़ गया बाजू और ज्यादा वजन उठाता हूँ। तो जब ज्यादा टेंशन आए तो ज्यादा काम करना शुरू कर दो, यही एक जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। सही बात कही सर। और लॉकडाउन पर आपने सर अभी तक कुछ बताया नहीं है, लॉकडाउन पर आपने स्पेशल कुछ लिखा होगा सर, लॉकडाउन या फिर इस कोरोना वायरस पर। लॉकडाउन का मैंने इतना ही था कि लॉकडाउन पे एक तो बहुत का सुधार हुआ है। आप देखिए मदन जी, जो कंप्यूटर आया है ना, कंप्यूटर, वो भी सृष्टि ने खुद ही रचना की है। पहले 1 लाख टन कागज लगता था, वो अब 30 लाख टन कागज लगता है, यानी 70 लाख टन कागज बचने का मतलब उतने पेड़ बच गए। हम सिर्फ प्रचार करते हैं पेड़ लगाओ, सरकारें सिर्फ प्रचार करती है पेड़ लगाओ, प्रचार पे खर्चा अरबों खरबों का होता है, लेकिन पेड़ लगते नहीं हकीकत में, ये आपको भी पता है। लेकिन सृष्टि ने अपना इलाज खुद किया और पेड़ कटने बंद हो गए, क्योंकि कंप्यूटर आ गया तो मेल होने शुरू हो गए, आप कागज लेटर भेजने बंद हो गए, बुक्स सारी नेट के ऊपर आ गई, है ना। तो ऐसे लॉकडाउन भी सृष्टि ने अपना इलाज खुद किया है, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया था, इतना पोल्यूशन हो गया था कि ये कोरोना जैसी बीमारी पैदा हो गई। और मुझे लग रहा है ये नाम इतने चढ़ गए, पहले तो 3-4 महीने तो ये नाम सीखने में लगे, सैनिटाइजर, है ना, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, हाँ जी, क्वारंटाइन, हाँ आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये 3-4 महीने तो नाम सीखने में लग गए। इतने में एक और आ गया, किसी एक हंता वायरस हो रहा है, तो मगर बड़ी मुश्किल से तो उसके नाम सीखे थे, ये हंता वायरस पता नहीं क्या आ गया। अब वो मुझे लग रहा है कि अब तो इस दौरान जो बच्चे पैदा होंगे उनका भी नाम यही रखेंगे, बेबी क्वारंटाइन, है ना, अरे बेटा आइसोलेशन, आपने सुना होगा दारू वाला, जाली वाला, ऐसे नाम भी रखे मिस्टर कोरोना वाला। मास्क का, बिना मास्क का। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने। मैं थोड़ा बॉलीवुड की तरफ जाता हूँ और सेशन को खत्म करता हूँ। सर आपको कहीं जाना है, आपने बताया था। सर आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी है सर, वो बता दे, बच्चे वेट कर रहे हैं, इनको पता नहीं है। अभी मेरी पंजाबी आ रही है सर छल्ला, और हिंदी आ रही है जियो लाइफ बिंदास। मैं एक शो भी तैयार कर रहा हूँ, मोटिवेशन कॉमेडी शो है वो, 0 से हीरो। तो वो अभी कोरोना की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया, तो उसका दोबारा नए सिरे से शुरू करना है हमें नए चैनल के साथ, तो उसकी तैयारियां चल रही है। बाकी मेरा फेसबुक पेज है ख्याली कॉमेडियन, LI ख्याली कॉमेडियन। जब ख्याली कॉमेडियन लिखेंगे तो एक टैंक के आगे मैं खड़ा हूँ, मेरी फोटो है, तो उसमें मैं मोटिवेशन के छोटे छोटे वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आप उसको ख्याली कॉमेडियन पेज को देखें, लाइक करें। नेक्स्ट वाला जो मेरा लाइव सेशन है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ NCC और जो
आपके कैडेट्स है, जो बच्चे एनसीसी में सेवाएं दे रहे हैं, स्काउट में सेवाएं दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो आपको देखना भी और आगे सबको शेयर करके दिखाना भी, ताकि उन बच्चों को हौसला मिले कि वो, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, उनको वो बच्चे बेचारे फ्री में पिछले 4 महीने से ये सेवाएं दे रहे हैं कोरोना के अंदर, और इतना खतरा है उन बीमारों के बीच में रहना और उनके लिए व्यवस्थाएं करना। तो मेरा एक प्लानिंग चल रही है कि मैं एनसीसी और स्काउट के बच्चों के लिए मोटिवेशन शो करूं, तो आप सब वो देखिएगा और लोगों को भी दिखाइएगा। ख्याली कॉमेडियन जो पेज है फेसबुक पे, वो सारे आप लाइक करें, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे मोटिवेशन की वीडियो वो भी आप देखें। और सर मैंने आपका लाइव सेशन देखा था, उसके अंदर आपने बताया था कि सर मैं बकरियां भी चलाता था अपने जीवन में, आपने बच्चों के साथ एक रखा था सेशन, तो मैंने देखा था, नोट किया था। काफी अच्छे से मिल रहे हैं आजकल जनता से इस लॉकडाउन में, नहीं तो व्यस्तम जिंदगी थी लॉकडाउन से। काफी आप एक चीज तो देखी मैंने इस वार्तालाप के दौरान, पूरे इस चर्चा के दौरान, कि आप हर जगह खुशी ढूंढना जानते हैं सर, और हम हर जगह कमी ढूंढना जानते हैं। आप हर जगह खुशी ढूंढ लेते हैं। आपने कहा कि मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर विचारता था तो ऐसे लगता था बॉलीवुड में है, बगल में ऐश्वर्या है या विपाशा है या प्रियंका चोपड़ा है, तो हर जगह खुशी ढूंढना जानते हैं सर, और यही खुशी मैं। हाँ सर, हम साइकिल सीखते हैं ना सर, साइकिल सीखते हैं तो कोई भी ऐसा स्वार नहीं होगा जिसने साइकिल सीखी और वो गिरा नहीं होगा, और वो जब घुटने नहीं छुलाए तो इधर देखता है किसी ने देखा तो नहीं, फिर खुद ही हंसता है अपने ऊपर। सही बात है सर। एक्सपीरियंस है कि सीखने के लिए गिरना भी जरूरी है, चोट भी जरूरी है, लेकिन चोट के ऊपर आप खुद ही हंसिए। और जितने भी आपने मेरे लाफ्टर शो में देखे होंगे, तो मैं अपने आप पे ही कॉमेडी करता था सारी, कि मैं पैदा भी कैसे हुआ, एक आवाज आई आग छी और मैं पैदा हो गया, मैं इतना पहचान वाला हूँ कि बिजली के हर खंभे पे नीचे लिखा है खतरा। तो ये सब चीजें है ना। मैं बॉम्बे पहुंचा तो मुझे डायरेक्टर बोला कि तू क्या हंसाएगा, तेरी तो शक्ल देख के हंसी आ रही है। मैं जी मैं, आप चिंता मत करो, आप मेरे शक्ल पे मत जाओ, मेरा काम देखना। तो मुझे डायरेक्टर के सामने पेश किया, तो वो बोले सुनाओ, मैंने जोक सुना है, वो बोले मजा नहीं आ रहा है। सर मुझे पता है कि आपने मुझे यहाँ मजा लेने के लिए बुलाया था। तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर देवा जी को सौंपते हैं, तो वो बोले कोई अच्छी चीज सुनाओ। मैंने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। बोला ये क्या है? मगर इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं दुनिया में। पंच लेके आओ, पंच। मगर हनुमान जी खुद सरपंच है, वो पंच डालने नहीं देते। आवाज बिल्कुल स्लो है। ठीक है सर, अब मेरा जो लास्ट में क्वेश्चन है कि लाफ्टर चैलेंज से यहाँ तक पहुंच गए सर, आपने बहुत अच्छी मोटिवेशन दी, बच्चों की समस्याएं सुनी, आरती मैम की भी समस्या, सारों की सुनी और सबको आपने मोटिवेट किया। उसके लिए सर आज मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं काफी टाइम से आपको मैसेज कर रहा था, अंत में आपने खुद ही कॉल कर दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बच्चों के लिए कि आज इस, आपने कहा कि मोबाइल रिचार्ज होता है तो मैंने बच्चों को रिचार्ज करने के लिए इतना बड़ा पावर बैंक किया, और मुझे आपको देखे। हाँ सर मदन जी देखिए, अगर मैं मेरी जिंदगी में बुरे लोग अगर गिनना शुरू करूं तो मुझे ध्यान में नहीं है कि मुझे मेरे जीवन में कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं। मुझे जो मिला, किसी ने मुझे उंगली पकड़ के स्विमिंग पूल पे गार्ड लगा दिया, किसी ने मुझे कपड़ा मिल में नौकरी लगा दिया, किसी ने मुझे नाटक सिखाया, कोई मुझे चंडीगढ़ ले गया, कोई मुझे बॉम्बे ले गया। मुझे अच्छे आदमी मेरे हमेशा। तो सर आप तो मैं ध्यान में हूं इसलिए कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चों के लिए, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मेरा मन किया कि हाँ यार आप इनके साथ भी हम जुड़े। आपने जो, मैंने आपका फेसबुक पे स्टडी किया, जो पढ़ा, तो सर जब अच्छे काम करते रहते हैं तो 4 लोग कमेंट मारने वाले आते हैं, तो 96 लोग सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं। तो ये आपने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चों का भाग्य अच्छा था कि, और मेरा सौभाग्य अच्छा था कि आज बच्चों के साथ मैं रूबरू हुआ और बहुत अच्छा लगा। सही बात है सर, आपका तो गेटअप खुद आमिर खान ने पीके फिल्म में अपनाया है सर। अभी सर आपने मुझे देखा नहीं, आप देखिए, आप अजय देवगन भी मेरा गेटअप ही अपनाता है, वो इसी बात का फायदा उठा रहा है। हाँ वो भी मैं बोलने वाला था। और सर मैं आपको इनविटेशन दूंगा, जब भी बीकानेर आए, मेरे नंबर वही है जिससे मैंने कॉल किया था, परमानेंट। जरूर आए, मेरी पूरी टीम से मिलवाएंगे। पहला नाटक मेरा पोस्टर हुआ था जो गंगानगर के बाद मैंने बीकानेर टाउन हॉल में उसका शो किया था। मैं वहाँ काफी थिएटर करता रहा हूँ जी सर। इस बार बीकानेर आए तो जरूर द नेचर टीम के साथ प्लांटेशन का काम रखेंगे सर। आप जब भी आए मुझे एडवांस बता दें। और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा सहयोग करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए।
और मैं चाहूंगा कि आगे भी आप आते रहे और आपका शो बहुत सफल रहे। आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बच्चों की जो सेवाएं कर रहे हैं, एज ए सैनिक स्कूल खोली है आपने ट्रस्ट के माध्यम से अपने दादाजी की याद में, वो और कारवा आगे बढ़े। और मैं आपकी तरफ आया तो मैं जरूर स्कूल में आऊंगा और आपका सौभाग्य इसी तरीके से मुझे मिलता रहे, बड़े भाई के रूप में आशीर्वाद मिलता रहे। और बच्चों को जब भी जरूरत है मैं पुनः आपसे संपर्क करूंगा, तो आप फिर से आने का सर वादा करते हैं, तो मैं आपको जाने का वादा करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।